नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अथर्व एकेडमी एवं अथर्व सिविल क्लासेस की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए सौर मंडल की वीकली रिवीजन क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, ये क्लास आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन 2024, आरआरबी कांस्टेबल एवं एसआई, आरआरबी ग्रुप डी एवं आरआरबी एनटीपीसी की सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए तो समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन है गैलीलियो, जेएल बेयर्ड, कोपरनिकस या केपलर। तो याद रखिएगा, सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा। तो आप सभी जानते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और ग्रहों की परिक्रमा करने वाली खगोलीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह वह छोटे या बौने तारे होते हैं जो ना तो ग्रह की श्रेणी में आते हैं और ना ही धूमकेतु की श्रेणी में आते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और पुच्छल तारा धूमकेतु से कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा, उपग्रह या जिसे आप चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या गैलीलियो। तो याद रखिएगा, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी, गैलीलियो ने आप सभी जानते हैं दूरबीन की खोज की थी, और न्यूटन के नियम आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, पहले 9 थी लेकिन अब 8 है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो याद रखिएगा, सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से पूछा गया है, तो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी और फिर है मंगल। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बुध को मरकरी कहा जाता है, शुक्र वीनस, अर्थ पृथ्वी और मार्स मंगल आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? याद रखिएगा, एग्जाम में इस जगह मिसिंग ना हो कि सूर्य से पूछा है या पृथ्वी से। इस प्रश्न में पूछा गया है पृथ्वी और पिछले प्रश्न में पूछा गया था सूर्य से, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध और बृहस्पति, फिर है शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, फिर है शुक्र, बुध, मंगल और बृहस्पति, फिर है मंगल, शुक्र, बृहस्पति और बुध। तो याद रखिएगा, 90% लोग इस प्रश्न का गलत उत्तर लगाते हैं। लोगों को लगता है मंगल ग्रह सबसे पास है, लेकिन याद रखिएगा, शुक्र यानी कि वीनस पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह है, उसके बाद है मंगल यानी कि मार्स, फिर है बुध यानी कि मरकरी, और फिर है बृहस्पति यानी जुपिटर। याद रखिएगा, पृथ्वी के सबसे करीब है शुक्र ग्रह, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है, यानी कि बढ़ते से छोटे क्रम में? बृहस्पति पहले नंबर पर सभी में दिया है और आप सभी जानते हैं बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, फिर शनि, दूसरे नंबर पर सैटर्न, तीसरे नंबर पर है यूरेनस यानी कि अरुण, फिर है वरुण यानी कि नेपच्यून, फिर है पृथ्वी अर्थ, फिर शुक्र वीनस, मंगल मार्स एवं बुध मरकरी। तो यही इसका सही क्रम होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, फिर है वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या निहारिका। तो याद रखिएगा, हमारे सौरमंडल या किसी भी सौरमंडल के भाग निहारिका नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निहारिका जिसे आप नेबुला के नाम से भी जानते हैं, जो कि बादल, धूल एवं गैसों के
बने हुए क्षेत्र होते हैं और कहां होते हैं, तो याद रखिएगा इंटरस्टेलर स्पेस में, निहारिका या जिसे नेबुला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है तारामंडल क्या है। ऑप्शन है पृथ्वी से समदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकती। फिर है हमारे सौरमंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति, तो यह तो हो ही नहीं सकता, और पृथ्वी से समदूरस्थ तारों की आकृति भी नहीं हो सकता। फिर है अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में उनकी एक विशेष आकृति, तो याद रखिएगा तारामंडल होते हैं ऐसे तारे, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। याद रखिएगा तारामंडल को ही कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। जैसे आपने आकाश में देखा होगा सप्तऋषि रहते हैं या अलग अलग आकृतियां रहती हैं जो कि पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं, समदूरस्थ मतलब एक समान दूरी पर नहीं रहती या कंपैरेटिवली एक सी दूरी पर नहीं रहती। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो याद रखिएगा अंतरिक्ष में कुल ज्ञात तारामंडलों की संख्या है 89, 89। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट याद रखिएगा तारामंडल से। सबसे बड़ा ज्ञात तारामंडल है हाइड्रा, इसका नाम भी याद रखिएगा, ऑप्शन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा। और सेंटोरस तारामंडल सबसे चमकीला तारामंडल है, इसे भी याद रखिएगा। कुल संख्या है 89, 89। हाइड्रा है सबसे बड़ा तारामंडल और सेंटोरस है, जी हाँ सेंटोरस है सबसे चमकीला तारामंडल। तो यह दोनों पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा भी और सबसे चमकीला भी। अगला प्रश्न है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। दोस्तों हाल ही में काफी चर्चाओं में रहा निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। और सबसे पहले तो याद रखिएगा इसकी जो ऊंचाई है इसकी सतह से वो लगभग है 25 किलोमीटर। कई जगह आपको यह 24-23 भी लिखी मिल सकती है, बाकी 25 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और यह मंगल ग्रह पर स्थित है जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है। और अगर कंपेयर करने की दृष्टि से देखा जाए तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8.8 किलोमीटर और निक्स ओलंपिया कोलंबस जो कि हमारे सौरमंडल का ज्ञात अभी तक का सबसे बड़ा पर्वत है, इसकी ऊंचाई है 25 किलोमीटर इसकी सतह से और मंगल ग्रह पर स्थित है, याद रखिएगा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। याद रखिएगा पार्थिव ग्रह को टेरेस्टेरियल प्लैनेट या इनर प्लैनेट भी कहा जाता है जो कि सूर्य के पास के 4 ग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। याद रखिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल 4 पार्थिव ग्रह हैं। 8 ग्रहों को 4-4 के भाग में डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा 4 हैं इनर प्लैनेट्स और 4 हैं आउटर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है। बुध, शुक्र, मंगल या शनि। तो याद रखिएगा शनि यानी कि सैटर्न एक आउटर प्लेनेट है, तो यह पार्थिव ग्रह नहीं है। इसके अलावा बुध, शुक्र, मंगल एवं पृथ्वी पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है बाहम ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा बाहम ग्रह यानी कि आउटर प्लैनेट्स को ही बृहस्पति सदृश ग्रह भी कहा जाता है और इनकी संख्या भी 4 है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है इनमें से कौन बृहस्पति सदृश ग्रह या इसे ही वाम ग्रह भी कहा जाता है या आउटर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ऑप्शन है शनि, अरुण, वरुण या मंगल। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा मंगल जो कि एक पार्थिव ग्रह है, इनर प्लैनेट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो याद रखिएगा वामावर्त का मतलब होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमते हैं बाकी सभी ग्रह 2 ग्रहों को छोड़ के। ऑप्शन दिया गया है बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण या शुक्र और अरुण। तो याद रखिएगा बाकी सभी ग्रह घूमते हैं वामावर्त, लेकिन शुक्र एवं अरुण यानी कि वीनस एवं यूरेनस दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो इसका मतलब होता है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं और अरुण अपनी धुरी पर याद रखिएगा 98 डिग्री पर झुका हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र एवं अरुण। अरुण घूमता है 98 डिग्री के कोण पर और शुक्र घूमता है
दक्षिणावर्त, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं सूर्य को हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न को दोस्तों ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा। ऑप्शन है धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या अभिनव तारा। तो याद रखिएगा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा अभिनव तारा को ही महानोवा के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में सुपरनोवा कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। और याद रखिएगा सुपरनोवा वह तारे होते हैं जिनकी एज लगभग कंप्लीट हो चुकी है, या बूढ़े हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, और एक विस्फोट के साथ वह खत्म हो जाते हैं, उन्हें सुपरनोवा कहा जाता है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह कौन थे? ऑप्शन है न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन। तो याद रखिएगा कोपरनिकस ने यह खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ऑप्शन है सूर्य, सबसे पहले सूर्य दिया है जो कि एक तारा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। फिर है मंगल, शुक्र, शनि जो कि ग्रह है, और प्राचीन भारतीय लोग सूर्य को एक ग्रह मानते थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सूर्य के संगठन में सहायक गैसें कौन सी है, यानी कि सूर्य को बनाने के लिए किन गैसों की मुख्य भूमिका है या सबसे अधिक मात्रा में है? ऑप्शन है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एवं ऑक्सीजन, हीलियम एवं नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन और हीलियम। तो आप सभी जानते हैं सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा एक प्रश्न आता है सूर्य की ऊर्जा से संबंधित कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है या स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा उस तरह से भी, और मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या स्थल मंडल। तो याद रखिएगा सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या समताप मंडल। तो याद रखिएगा सूर्य के ऊपरी भाग को वर्ण मंडल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और दोस्तों यह सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, इसका क्या कारण है, क्योंकि? ऑप्शन है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है सूर्य, या सभी। तो याद रखिएगा पृथ्वी हमेशा वामावर्त घूमती है, इसका मतलब होता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण से सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सॉरी, ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर। तो याद रखिएगा नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को सूर्य दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपसौर, अपसौर, अपोजी या पेरिजी। तो याद रखिएगा एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से, इस वर्ड को याद रखिएगा, अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। जिस सूर्य है और लगभग पृथ्वी इस तरह से चक्कर लगा रही है, तो जब पृथ्वी इधर होगी तब ये इसकी मैक्सिमम दूरी होगी, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो इस दूरी को अपसौर कहा जाएगा। और जब ये घूम के अपने कक्ष में सूर्य के सबसे पास आ जाएगी तो इसे कहा जाता है उपसौर। अगर पास पूछा जाता है तो उपसौर, और दूर पूछा जाता है तो अपसौर। अगला प्रश्न है एक ग्रह अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि अभी डिस्कस किया, उसे उपसौर कहा जाता है। जब दूर हो तो अपसौर, पास हो तो उपसौर। न्यूनतम मतलब उपसौर और अधिकतम अपसौर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को
खगोलीय एकक कहा जाता है, यानी कि खगोलीय यूनिट कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, या प्लूटो तथा सूर्य? तो याद रखिएगा, पृथ्वी एवं सूर्य की मध्य की औसत दूरी को एक खगोलीय एकक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, लगभग 15 मिलियन किलोमीटर दूरी है पृथ्वी से सूर्य की, और अगर एग्जैक्ट फिगर में पूछा जाए तो 14.96 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सांध्य प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, या सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो याद रखिएगा, मध्य रात्रि सूर्य का मतलब होता है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन दिया गया है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, या जापान से पूर्व के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक के क्षेत्र में देखने को मिलता है या दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? ऑप्शन है सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, फिर है दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, फिर है धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सूर्य में वह काले धब्बे वह स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, यानी कि जहां से प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रहा, तो वह अपन को ब्लैक डॉट्स देखने को दूर से लगते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो याद रखिएगा, सूर्य में लगभग 71% हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, या सूर्य? तो इस प्रश्न का जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री, 6000 डिग्री, या 1000 डिग्री? तो याद रखिएगा, सूर्य पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, यानी कि मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है? ऑप्शन है हीलियम, नियोन, आर्गन, या ऑक्सीजन? तो याद रखिएगा, मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसेस पाई जाती है सूर्य पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है, यानी कि कितना टाइम लगता है सूर्य की सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में? ऑप्शन है 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.4 मिनट, या 10 मिनट? तो याद रखिएगा, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह स्थित है? तो आप सभी जानते हैं मरकरी यानी कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास ग्रह है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर है शुक्र, वीनस, याद रखिएगा, तीसरे पर पृथ्वी, और चौथे पर मंगल। अगला प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो पूछा गया है, मतलब शॉर्ट में अगर पूछा जाए तो बुध सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में एक पूरा चक्कर लगा लेता है, एक वर्ष उसी को कहा जाएगा। तो याद रखिएगा, बुध सबसे कम समय लेता है, यानी कि 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, जैसे कि पृथ्वी 365 में करती है, सॉरी 365 में। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा बुध यानी कि मरकरी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चंद्रमा की कलाओं का मतलब होता है, चंद्रमा पे आपने देखा होगा छाया या उजला भाग रहता है, जिसमें सूर्य प्रकाश एवं पृथ्वी की छाया के कारण कई बार आधा चांद दिखता है, पूरा चांद दिखता है। इसी तरह ऐसी कलाएं बनती हैं बुध ग्रह पर भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध एवं शुक्र, मंगल तथा बुध, या वरुण तथा प्लूटो? तो याद रखिएगा, बुध एवं शुक्र के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, या मंगल? तो याद रखिएगा, बुध लगाता है सबसे कम समय में, क्योंकि सूर्य के सबसे पास है, और बुध लगाता है 88 दिन में, याद रखिएगा।
इसके बाद याद रखिएगा शुक्र लगाता है लगभग 225 दिन में, 224.7 दिन लगाता है, यानी कि राउंड फिगर में 225। पृथ्वी आप सभी जानते हैं 365, और मंगल लगाता है 687, याद रखिएगा 687, ये दिनों में संख्या दी जा रही है। और अगर सबसे अधिक समय कौन लगाता है तो याद रखिएगा जुपिटर यानी कि बृहस्पति, लगभग 12 सालों का समय लगाता है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। और यह काउंटिंग मैंने पृथ्वी दिनों के हिसाब से बताई है, क्योंकि सबके दिन का भी समय अलग अलग रहता है। अगला प्रश्न है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका जवाब भी होगा बुध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। याद रखिएगा इन दोनों प्रश्नों में अंतर है, सबसे कम समय में कौन सा चक्कर लगाता है, सबसे जल्दी कौन चक्कर लगाता है, और परिभ्रमण गति सबसे अधिक किसकी है। इन तीनों प्रश्नों में अंतर है, लेकिन इत्तेफाक से इनका जवाब एक ही है, बुध। इसमें उसकी स्पीड पूछी गई है, किस स्पीड से चक्कर लगाता है, और एक में लगाता है सबसे जल्दी कौन लगाता है, तो पास इस कारण से जल्दी लगाता है, लेकिन दोनों का आंसर होगा बुध ग्रह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा इसका जवाब भी होगा बुध। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है चंद्रमा के सादृश्य दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या वरुण। तो याद रखिएगा चंद्रमा के सादृश्य दिखाई देने वाला ग्रह भी बुध है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जी मैंने कंटिन्यू में बुध ग्रह से संबंधित प्रश्न इसलिए लिए हैं ताकि अधिकतर लोगों को इनमें कंफ्यूजन होती है, जो लगभग एक जैसे प्रश्न है, तो सबका जवाब होता है बुध। इस वजह से मैंने सीक्वेंस से इन प्रश्नों को लिया है। हमारा अगला प्रश्न है सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। ऑप्शन है बुध यानी मरकरी, मंगल यानी मार्स, शुक्र यानी वीनस, और यम, याद रखिएगा यम यानी प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। प्लूटो एक बौना ग्रह है, याद रखिएगा, जो कि 8 ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। और याद रखिएगा पृथ्वी जितना बड़ा लगभग शुक्र यानी कि वीनस ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह को ही इवनिंग स्टार या शाम का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह ही सबसे चमकीला ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं। ऑप्शन है बुध तथा शुक्र, शुक्र तथा बुध, बुध तथा मंगल, बुध तथा बृहस्पति। तो याद रखिएगा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध यानी कि मरकरी सॉरी, और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र यानी वीनस। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, मंगल या बुध। तो याद रखिएगा यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी। तो याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है, जहां का टेम्परेचर लगभग 662 डिग्री सेल्सियस तक रहता है शुक्र ग्रह की सतह का टेम्परेचर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह भी शुक्र ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मैंने शुक्र ग्रह से संबंधित लगातार जितने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो एक ही साथ लिए हैं ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न को आप दोस्तों स्टार मार्क करिएगा, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, और याद रखिएगा शुक्र ग्रह को ही इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा एवं भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सुपरनोवा क्या है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा सुपरनोवा को ही महानोवा भी कहा जाता है, और इसके अलावा अभिनव तारा
सुपरनोवा को ही कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या एक मृत प्राय तारा। तो याद रखिएगा सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा होता है, यानी कि तारे की जो लास्ट स्टेज होती है उसे सुपरनोवा कहा जाता है और इसके बाद यह ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाता है, तो इसे ही सुपरनोवा को ही विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन में दिया गया था मृत प्राय तारा। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान या जॉन केवार्ड। तो याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। और इसके अलावा अगर पूछा जाता साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव की, तो एमंडसेन ने साउथ पोल की खोज की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, याद रखिएगा साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे एमंडसेन। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और उत्तरी ध्रुव की करी थी रॉबर्ट पियरी ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, चंद्रमा, शुक्र या सूर्य। तो याद रखिएगा पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड पूछा गया है जो कि है चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा अगर ग्रह पूछा जाता कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा शुक्र यानी कि वीनस। पृथ्वी के निकट सबसे निकट कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं सूर्य। और अगर पूछा जाता कि सूर्य के अलावा पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी सूर्य के बाद दूसरा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। या यह प्रश्न इस तरह भी आता है कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? यानी कि एग्जैक्ट फिगर या शेप पूछा गया है पृथ्वी का। ऑप्शन है चतुष्फलक, नारंगी, विषुवत रेखा से या लधवक्ष गोलाभ। तो याद रखिएगा पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से लधवक्ष गोलाभ शब्द से स्पष्ट की जा सकती है, जिसे ऑब्लेट स्फेरॉइड कहा जाता है, जो कि एग्जैक्ट शेप है पृथ्वी का। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य के प्रतिह अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन या 3 डिग्री प्रतिदिन। तो याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पृथ्वी 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है या सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल। ऑप्शन है वर्ष भर एक समान रहती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो याद रखिएगा सिंपल सा ऐसे याद करने का कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही पृथ्वी सूर्य के पास पहुंचेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसकी स्पीड तेज हो जाती है और जैसे ही दूर जाती है तो स्लो हो जाती है। याद रखिएगा इसका मतलब है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की भ्रमण की गति क्या है? तो मुझे लगता है आप सभी को इस प्रश्न का जवाब मालूम होगा। 27 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पृथ्वी भ्रमण करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, 27 किलोमीटर प्रति मिनट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? ऑप्शन है 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर या 6,400 किलोमीटर। तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है 12,800 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? ऑप्शन है मार्च, जुलाई, सितंबर या जनवरी। तो याद रखिएगा सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जुलाई के महीने में पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? सबसे पहले तो याद रखिएगा उपसौर का मतलब होता है कोई भी ग्रह सूर्य से जब न्यूनतम दूरी पर होता है, यानी कि सबसे पास होगा सूर्य के, तब उसे उपसौर कहा जाएगा। और जब वह सूर्य से सबसे दूर रहेगा तो उसे अपसौर कहा जाएगा। याद रखिएगा अप और उप में अंतर। उपसौर मतलब सबसे पास, यानी कि इधर है तो यह उपसौर है।
और सूर्य से जब अधिकतम दूरी पर रहेगा तो उसे कहा जाता है अपसौर, और उपसौर को इंग्लिश में पेरीहेलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। और पृथ्वी जनवरी के महीने पर उपसौर स्थिति में होती है, यानी कि सूर्य के सबसे पास होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। याद रखिएगा, जनवरी के महीने में पृथ्वी सूर्य के लगभग इस क्षेत्र में होती है। तो आपने सुना होगा मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण से दक्षिणायन सूर्य हो गया, तो एक्चुअल में क्या है, पृथ्वी दक्षिणायन से उत्तरायण होती है, यानी कि इस तरफ से सूर्य दिखता था, वो इस तरफ से दिखने लगा। तो जनवरी महीने में यह सर्कल कवर करती है पृथ्वी, जो कि उपसौर स्थिति है, यानी कि सूर्य के सबसे पास का समय होता है। अगला प्रश्न है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज्यादा दिखाई देते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते क्रम में तारे दिखाई देते हैं। ऑप्शन है, पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तो कथन ही गलत है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो याद रखिएगा, तारे पूर्व से पश्चिम में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और पश्चिम से पूर्व की ओर को वामावर्त भी कहा जाता है, कि पृथ्वी वामावर्त परिक्रमा करती है या घूमती है। अगला प्रश्न है, गोलाप पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि, मतलब किस कारण से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। ऑप्शन दिया गया है, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक है, जो कि सही है, एवं विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर न्यूनतम होता है। तो यह इसका कथन भी सही है, और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है, पृथ्वी पे भार सर्वाधिक कहां होता है, तो याद रखिएगा पोल से, यानी कि ध्रुवों पर, और विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर न्यूनतम होता है, याद रखिएगा। और इसी से सिद्ध भी होता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है। ऑप्शन है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो याद रखिएगा, पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। और इसी कारण से सूर्य अपन को पूर्व दिशा से उगते हुए दिखाई देता है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूम रही है। अगला प्रश्न है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी, शनि, मंगल या शुक्र। तो मंगल को तो आप सभी जानते हैं लाल ग्रह कहा जाता है, एवं पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी स्थित है, ऑप्शन है शुक्र एवं मंगल के मध्य, जो कि सही है। पृथ्वी अगर सूर्य की तरफ देखा जाए तो इस साइड में है शुक्र यानी वीनस ग्रह, और जुपिटर साइड देखा जाए तो इस तरफ है मंगल यानी कि मार्स, और बीच में है पृथ्वी, याद रखिएगा। और अगर सूर्य से क्रम देखा जाए तो सूर्य के बाद पहला ग्रह आता है बुध यानी कि मरकरी, फिर आता है शुक्र यानी वीनस, फिर आता है पृथ्वी यानी अर्थ, और फिर आता है मंगल यानी कि मार्स, जो कि 4 पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप चाहे तो इसे ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा। ऑप्शन दिया है 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 सितंबर या 4 जुलाई। तो दोस्तों यह ऑप्शन शायद गलत प्रिंट हो गए हैं, 3 जनवरी को याद रखिएगा। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर होती। तो इन डेट्स को याद रखिएगा, 3 जनवरी और 4 जुलाई। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है लगभग, ऑप्शन है 365.12 दिन में, 365.25 दिन में, 365.5 दिन में, 365.75 दिन में। तो आप सभी जानते हैं 365.25 दिन में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है, और इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं 365 दिन, अगर एग्जैक्ट फिगर की बात की जाए 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। तो इसे भी याद रखिएगा, जो 6 मिनट यानी कि 24 घंटे का होता है, 1/4 यानी कि 0.25 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन है आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या मंगल। तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट है, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा यानी कि मून। इसके अलावा याद रखिएगा, अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात की जाए तो
भारत द्वारा पहला भेजा गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट था आर्यभट्ट। और अगर ओवरऑल इंडिया पृथ्वी से पूछा जाए तो पहला सैटेलाइट था स्पुतनिक 1, जिसे उस समय के सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था। तो आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट और स्पुतनिक 1 ओवरऑल पूरा पृथ्वी से भेजा हुआ पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दिन व रात होने का कारण क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, तो यही इसका कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। फिर ऑप्शन भी देख लीजिएगा, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो याद रखिएगा दिन और रात होने का कारण होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा सूर्य से 8.3 मिनट में पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। और सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जहां से लगभग 4.2 वर्ष का समय लगता है प्रकाश पहुंचने में। यानी कि अगर आप उसे अभी देखेंगे तो वो आपको 4.2 वर्ष पुराना दिखेगा, क्योंकि इतना समय वहां से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लग रहा है। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो याद रखिएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर, या कई बार आपको यह राउंड फिगर में 150 मिलियन किलोमीटर भी देखने को मिल सकता है, बाकी एग्जैक्ट याद रखिएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। अगला प्रश्न है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? यानी कि पूछा गया है एग्जैक्ट टाइम एक दिन का कितना होता है। ऑप्शन दिया गया है 24 घंटे, फिर है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 10 मिनट या 2 सेकंड। तो याद रखिएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर एक कंप्लीट चक्कर लगाती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहां समान होती है? यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होता है दिन और रात का समय। ऑप्शन है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर। तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, यानी कि बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, या वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं रात होते हैं। तो याद रखिएगा एक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन है 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च या 22 दिसंबर। तो याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर का दिन सबसे लंबा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? यानी कि पूछा गया है पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी हुई है। ऑप्शन है 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री या 66.5 डिग्री। तो याद रखिएगा भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, यानी चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 21 जून के दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, यानी कितना दिखाई देता है? ऑप्शन है 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या 24 घंटे। तो याद रखिएगा 21 जून के दिन उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे प्रकाश दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा या जवाब होगा। अगला प्रश्न है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम कौन सा है? प्रश्न पूछना चाहिए था सूर्य की दूरी से दृष्टि से तृतीय क्रम कौन सा है? तो याद रखिएगा अगर सूर्य से अपन काउंट करें तो पहले स्थान पर बुध है, दूसरे पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी और चौथे पर मंगल, और इन्हें ही पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और याद रखिएगा प्रश्न में पूछा गया है तृतीय क्रम किसका है? तो याद रखिएगा पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये प्रश्न आरआरबी 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा
कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? लगभग वही सेम प्रश्न है जो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि कितने डिग्री पर झुकी हुई है। तो याद रखिएगा 66.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है या 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं? ऑप्शन है पूरे वर्ष 21 मार्च को, 23 सितंबर को और 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। तो याद रखिएगा साल में 2 बार 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो याद रखिएगा तारा पूछा गया है और हमारे सौर मंडल का तारा है सूर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और अगर प्रश्न आता कि सूर्य के अलावा दूसरा तारा कौन सा है जो सबसे नजदीक है, तो याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी सूर्य के बाद पृथ्वी का समीप दूसरा तारा है। अगला प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनी या कोपरनिकस। तो याद रखिएगा यह सबसे पहले कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या कर्क रेखा पर। तो याद रखिएगा जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन है नीला, लाल, सफेद या काला। तो याद रखिएगा अगर वायुमंडल को हटा दिया जाए या हटा हुआ माना जाए तो अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देगा। और इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वायुमंडल का या अंतरिक्ष का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है? तो याद रखिएगा वायुमंडल के कारण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि है लगभग, परिधि यानी सरकमफ्रेंस। ऑप्शन है 40,232 किलोमीटर, 20,032 किलोमीटर, 30,052 किलोमीटर या 40,032 किलोमीटर। तो याद रखिएगा सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ या पृथ्वी की परिधि 40,032 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन पूछा गया है। ऑप्शन है 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर या 21 मार्च। तो इसका सही जवाब होगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर। तो याद रखिएगा अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन पूछा है तो वह होता है 22 दिसंबर का दिन। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन है 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह। तो याद रखिएगा ध्रुव पर दिन की अवधि 6 माह की होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या बुध। तो याद रखिएगा औसत घनत्व पूछा गया है जो कि है बुध यानी कि मरकरी का। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को किसने मापा था? ऑप्शन है हिकेटियस, हेरोडोट्स, अरस्तु या इरेक्टोस्थनीज। तो याद रखिएगा पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले इरेक्टोस्थनीज ने मापा था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितना कम है? यानी ध्रुवीय व्यास से विषुवतीय व्यास कितना कम है? ऑप्शन है 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। तो लगभग 42 और 43 किलोमीटर के लगभग यह अंतर होता है ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के अंतर। इसके अलावा याद रखिएगा 12,714 किलोमीटर है ध्रुवीय व्यास और 12,756 किलोमीटर है विषुवतीय व्यास। तो इनका अंतर लगभग 42 दशमलव कुछ किलोमीटर आता है। ये 12,756 दशमलव कुछ है। तो इसका सही जवाब होगा 43 किलोमीटर, क्योंकि लगभग पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो जैसा कि अपन ने डिस्कस किया 12,700
56.7 किलोमीटर एग्जैक्ट है, और लगभग पूछा गया है तो 12,750 ऑप्शन में दिया गया है, जो कि इसका सही जवाब होगा। यह प्रश्न आरआरबी 2003 एवं 2018 में पूछा गया था। और अगर आप पृथ्वी की डायमेंशन की बात करें तो पृथ्वी का आकार लगभग कुछ इस तरह से है, और ये वाला व्यास जो कि विषुवतीय व्यास कहलाता है ये होता है 12,756, और ध्रुवीय व्यास ये होता है 12,714, याद रखिएगा। और इसके अलावा एक प्रश्न और आता है कि पृथ्वी का औसत व्यास कितना है, एवरेज डायमीटर, याद रखिएगा 12,742 किलोमीटर एवरेज डायमीटर या औसत व्यास है पृथ्वी का। तो इन तीनों को याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और परिभ्रमण होता है जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है तो उसे परिभ्रमण कहा जाता है, याद रखिएगा। और वह अपने स्थान पर अपने अक्ष पर घूम रही है उसे घूर्णन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो याद रखिएगा पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके द्वारा होती है? ऑप्शन दिया गया है उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, अपसौर या उपसौर। तो याद रखिएगा जब सर्वाधिक दूरी की बात की जाती है तो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसे अपसौर कहा जाता है। और जब सबसे कम दूरी की बात की जाती है या न्यूनतम दूरी की बात की जाती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण से होती हैं? ऑप्शन है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है उस कारण से ऋतुएं बदलती हैं। फिर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कर रही है इस कारण से ऋतुएं चेंज होती हैं। फिर है पृथ्वी का अक्ष से 66.5 डिग्री अनंत, यानी कि 66.5 डिग्री अपने अक्ष पर घूमी हुई है पृथ्वी, इस कारण से ऋतुएं चेंज होती हैं। फिर है उपयुक्त बी और सी दोनों। तो याद रखिएगा पृथ्वी सूर्य का जो परिक्रमा कर रही है इस कारण से पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। याद रखिएगा घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं और परिक्रमण के कारण ऋतुएं चेंज होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है अरुण एवं मंगल, वरुण एवं शुक्र, शुक्र एवं मंगल और वरुण एवं मंगल। तो याद रखिएगा इसमें अरुण वरुण यानी कि नेपच्यून एवं यूरेनस यह दोनों ग्रह पृथ्वी से बड़े हैं, लेकिन शुक्र और मंगल यानी वीनस एवं मार्स पृथ्वी से छोटे ग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सबसे पहले एरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है और कोपरनिकस ने कहा था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो इन दोनों के नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी कैसी है? तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। बाकी ऑप्शन दिया है ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या वक्री। तो याद रखिएगा पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। याद रखिएगा मंगल ग्रह पर गैसों के समीकरण अलग हैं लेकिन वायुमंडल मौजूद है। इसके अलावा बुध एवं शुक्र सूर्य के अधिक नजदीक होने के कारण इन पर वायुमंडल नहीं है और बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है। अगला प्रश्न है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो यह प्रश्न भी दोस्तों पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, लेकिन आप सभी जानते होंगे कि मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो वायुमंडल होने के कारण मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और इसके अलावा याद रखिएगा मंगल ग्रह अपने अक्ष पर लगभग पृथ्वी जितना झुका हुआ है, तो इस कारण से भी मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। और मंगल ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 687 दिन में पूरा करता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है?
और याद रखिएगा संभावना है यानी कि वर्तमान में नहीं पूछा गया, पहले हो सकती थी या भविष्य में हो सकती है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा मंगल ग्रह। और ये प्रश्न भी आरआरबी 2003 में पूछा जा चुका है। इसके अलावा यूपी पीसीएस 2013 एवं एसएससी 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है मीर, एडवेंचर, रोहिणी या पाथफाइंडर। तो याद रखिएगा पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाले अंतरिक्ष यान का नाम था पाथफाइंडर। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह में पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए कुछ हद तक अनुकूल है? इसका सही जवाब होगा मंगल ग्रह। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, यानी लगभग बराबर है? तो याद रखिएगा इसका भी सही जवाब होगा मंगल ग्रह। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। मंगल ग्रह का दिन का मान और उसका झुकाव भी लगभग पृथ्वी की तरह है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है फोबोस, डिमोस, लेडा या कार्डेलिया। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा डिमोस। और इसके अलावा याद रखिएगा डिमोस एवं फोबोस यह दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, यानी मंगल ग्रह के चंद्रमा है। इसके अलावा याद रखिएगा लेडा है जुपिटर का यानी बृहस्पति का, और कार्डेलिया है यूरेनस का। अगला प्रश्न है रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो लगभग इसी तरह का प्रश्न अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आप सभी जानते हैं मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है बृहस्पति ग्रह का लाल धब्बा किस संकेत का सूचक है? आपने अगर बृहस्पति ग्रह की तस्वीर देखी है तो उसमें आपको एक लाल धब्बा देखने को मिलता है। और याद रखिएगा वह एक ऑप्शन दिए गए हैं गैस है, तरल पदार्थ है, अशांत बादल है या भूमि है। तो याद रखिएगा वह एक अशांत बादल है। और अगर सही शब्दों में कहा जाए तो वह एक तूफान है जो कि बृहस्पति ग्रह पर मौजूद है और वह लाल रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देता है। लेकिन आपको ऑप्शन में अशांत बादल भी देखने को मिल सकता है, इस कारण से मैंने आपको ऑप्शन बताया। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून या शनि। तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने, और इस अंतरिक्ष यान का नाम भी याद रखिएगा गैलीलियो को भेजा था नासा ने, और बृहस्पति की खोज के लिए भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा जुपिटर या बृहस्पति। अगला प्रश्न है मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन है मंगल, शनि, बृहस्पति या शुक्र। तो याद रखिएगा मैगलन अभियान भी बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? इसका सही जवाब भी होगा बृहस्पति। याद रखिएगा इसके अत्याधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तरफ आने वाले अधिकतर धूमकेतु बृहस्पति ग्रह खींच लेता है जुपिटर, जिनमें से एक काफी महत्वपूर्ण था सुमेकर लेवी 9 जो कि पृथ्वी की तरफ आ रहा था। बृहस्पति के ग्रेविटेशनल के कारण इसकी तरफ मुड़ के बृहस्पति ग्रह से टकरा गया था। अगला प्रश्न है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, यानी कि सबसे अधिक समय में परिक्रमा कौन करता है? तो पृथ्वी तो आप सभी जानते हैं 365 दिन। इसके अलावा मंगल लेता है 687 दिन। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा बृहस्पति यानी कि जुपिटर, जो कि अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो 11.89 वर्ष का समय लेता है, या कई जगह आपको 12 वर्ष भी देखने को मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट है 11.89 वर्ष का समय लेता है बृहस्पति यानी जुपिटर सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा या गैनीमीड। तो याद रखिएगा गैनीमीड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। इसके अलावा चंद्रमा आप सभी जानते हैं पृथ्वी का उपग्रह है, मिरांडा है यूरेनस का उपग्रह, और टाइटन अधिकतर पूछा जाता है। याद रखिएगा टाइटन है शनि ग्रह यानी सैटर्न का उपग्रह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके चारों ओर वलय हैं? वलय यानी कि रिंग्स हैं। ऑप्शन है बृहस्पति, अरुण, वरुण या शनि। तो आपने अगर शनि
ग्रह की या सैटर्न की पिक्चर देखी होगी तो आपको ज्ञात होगा कि शनि ग्रह के चारों ओर रिंग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शनि। इन रिंग्स को वलय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नासा के किसके संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो याद रखिएगा, जूनो भी बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम है, जो कि नासा का एक मिशन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? तो अभी अपन ने डिस्कस किया, याद रखिएगा, टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह है, ऑप्शन है प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म या जुपिटर से गर्म। तो याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्नों में सूर्य से दूरी के हिसाब से आंसर दीजिएगा। और याद रखिएगा, प्लूटो सबसे लास्ट में है, नेपच्यून भी बाद में है, और उसके पहले आता है शनि, यानी कि सूर्य से पास होने के कारण नेपच्यून से गर्म है शनि ग्रह, और शनि से ज्यादा गर्म है जुपिटर, याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो सूर्य से सीक्वेंस देखिएगा, जो सूर्य के ज्यादा पास होगा वो ज्यादा गर्म होगा, और जो जितने ज्यादा दूर होगा वो उतना ठंडा होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? ऑप्शन है गैलीलियो, कोपरनिकस, टॉलमी और केपलर। टॉलमी यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ऊपर चंद्र बिंदी आती है, टॉलमी। तो याद रखिएगा, शनि ग्रह को सर्वप्रथम या सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आप सभी जानते हैं गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, और इन्होंने ही सबसे पहले शनि ग्रह को देखा था। अगला प्रश्न है, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे दूर का ग्रह है शनि ग्रह, जो कि नंगी आंखों से देखा जा सकता है, और इसके बाद के नहीं देखे जा सकते। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है, यानी उसकी रिंग्स की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, शनि ग्रह में कुल 7 वलय पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के अंतर्गत सोलर सिस्टम की वीकली रिवीजन क्लास, जिसमें आज हमने सोलर सिस्टम से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।